हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में अब तक पढ़ा था। हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर की क्लोजिंग इस बात पर हुई थी कि हमने रिसीप्ट साइड पर सारी कहानी समझ ली थी। हमने उसमें रेवेन्यू रिसीप्ट साइड में टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट को देखा था। कैपिटल रिसीप्ट साइड में हमने उसमें नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट साइड को देखा था। अभी डेट कैपिटल रिसीप्ट को हमें देखना है, वो देखेंगे, वो बोरोइंग से जुड़ा मामला है। लेकिन इसके अलावा जिस पर आज हमें चर्चा करनी है, आगे बढ़ रहे हैं, वो अब हम आ रहे हैं एक्सपेंडिचर। क्योंकि जब मैंने पब्लिक फाइनेंस पढ़ाया था उसमें मैंने क्लियर बताया था कि रिसीप्ट होता है, एक्सपेंडिचर होता है। रिसीप्ट में भी मैंने बताया था कि रेवेन्यू रिसीप्ट होता है और कैपिटल रिसीप्ट होता है। रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर हमने पढ़ा था साफ साफ कि टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट होता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट होता है। कैपिटल रिसीप्ट के अंदर नॉन डेट कैपिटल रिसीट और डेट कैपिटल रिसीट होता है। ये हो गया सारा रिसीविंग एंड पे आमदनी वाला। अब एक्सपेंडिचर के अंदर भी हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब वो एक्सपेंडिचर वाले सेगमेंट में अब हम देख लेते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने इस समय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये क्यों पढ़ना है? अक्सर क्वेश्चन आते हैं और आपको कभी भी खबरों में, न्यूज़ चैनल में समझ ही नहीं आता कि इसमें जिस एक्सपेंडिचर का जिक्र किया जा रहा है ये किस हेडिंग के अंदर फॉल करता है। और क्वेश्चंस में आपको बताना भी होता है कि ये किस हेडिंग के अंदर फॉल कर रहा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रांसफर्स टू द स्टेट्स क्या होते हैं, ग्रांट्स क्या होती हैं, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक कंपोनेंट आपको ऑलवेज याद रखना है, दैट इज़ द इंटरेस्ट पेमेंट। सरकार लोन लेती है और वो जो लोन सरकार ने लिया है, चाहे अपने देश से लिया है, आरबीआई से लिया है, बैंकों से लिया है, किसी से भी लिया है, बॉन्ड इशू करके लिया है या फिर फॉरेन से बोरविंग की है, उसका ब्याज तो भरना ही है ना, इंटरेस्ट पेमेंट तो करनी ही करनी है आपको। और मैंने बजट वाले सेशन में भी इसका पढ़ाया था सारा सिस्टम। तो ऐसे में इंटरेस्ट पेमेंट देखें तो किन बातों पर ये डिपेंड करती है। सबसे पहले ये डिपेंड करती है कि लेवल ऑफ इंटरेस्ट बायोएंसी क्या चल रही है, इंटरेस्ट कितना बायोएंट चल रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, इस बात को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगला है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, हमारे ऊपर लायबिलिटी खड़ी कितनी है, उसी पे तय होगा ना कि इंटरेस्ट भैया कितना देना है। अगला फैक्टर है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, कि एग्जैक्ट उस समय में इंटरेस्ट रेट का कौन सा इफेक्टिव रेट चल रहा है, कितना लग रहा है, 6% लग रहा है कि 6.5% लग रहा है कि 7% लग रहा है। अगर 100 रुपये पे 5% लग रहा है तो 5 रुपया देना है। अगर 100 रुपये पे 10% लग रहा है तो 10 रुपया देना है। तो इंटरेस्ट इसी पर तय हो जाएगा कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है। इस पर डिपेंड हो जाएगा कि देना कितना है, 100 देना है कि 1000 देना है। क्योंकि 100 रुपये पे 5 लग रहा था, 5 रुपये हो गया, लेकिन 1000 रुपये पे 5 लगेगा तो वैल्यू बदल जाएगी। अगला है वेटेड इंटरेस्ट रेट इन इंक्रीमेंटल बोरोविंग्स। आपने एक बोरोविंग की है, उस पर बोरोविंग होती चली जाती है। मान लीजिए आप ब्याज नहीं दे पा रहे, आप और हायर ले लेते हैं लोन ब्याज ही भरने के लिए। इस तरह से बोरोविंग इंक्रीमेंट होती चली जाती है। तो इस तरह से जो इंक्रीमेंटल बोरोविंग है उस पर पुराने पे कितना लग रहा था और जो नया लिया है अब उस पर कितना और लगेगा एक्स्ट्रा, ये सारा देखना बहुत ज़रूरी होता है। इन सारे फैक्टर्स की अगर हम बात करें कि कितना क्या बायंसी चल रही है, क्या इफेक्टिव रेट है, कितने लायबिलिटी खड़ी है, कितना हमारी लायबिलिटी इस टाइम, कितना वेटेड इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इन पर तय होता है कि इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है। फाइनेंस कमीशन इन बिंदुओं को ध्यान में रख कर के असेसमेंट करता है, प्रोजेक्शन करता है। और उस प्रोजेक्शन के आधार पर जो फिगर निकल करके आती है वो है ₹7.10 लाख करोड़ 2020-21 में आपका इंटरेस्ट पेमेंट जाने वाला है। ₹7.10 लाख करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट जाना है। और मैंने आपको बताया था सारे सेस, सरचार्ज और खर्चे निकाल करके जो एग्जैक्ट कॉर्पस में पैसा 2020-21 के लिए इमेजिन किया गया है, 25 लाख करोड़ के अराउंड तो आपने इमेजिन ही किया था कि इतना रेवेन्यू आएगा। उसमें से सारे खर्चे निकाल करके जो डिविजिबल पूल बच रहा था उसमें 20 लाख करोड़ रुपया हमने तब देखा था कि वो बच रहा था। उसमें से फिर डिवाइड होना था, जो 41% राज्यों को आना है और बाकी का केंद्र के पास रह जाना है। तो उस तरह से हमारे पास कुल रकम ही 20 लाख करोड़ रुपए है। इस बात को आप समझिए। सेस निकाल दिया, सरचार्ज निकाल दिया, आपने खर्चा निकाल दिया टैक्स कलेक्शन का, उसके बाद आपके पास उतना बचा हुआ है। तो 7.10 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा कंपोनेंट बन जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि इंटरेस्ट पेमेंट लायबिलिटी आपकी बहुत ज़बरदस्त खड़ी है, जो आपके फिस्कल स्पेस को घटाती है। क्यों हमने इंटरेस्ट कंपोनेंट को पढ़ा? क्योंकि ये तो आपको देना ही देना है, इंटरेस्ट तो आपको पे ही करना है। इसके बाद आप कोई कहानी, मान लीजिए आपको की कमाई हो गई 1 लाख रुपए की। अब आपको कोई ये कहे कि 1 लाख रुपए की कमाई हो गई है, इसमें से 70,000 रुपया ब्याज है। 70,000 रुपया ब्याज निकल जाने के बाद ही तो आपके पास 30,000 रुपया, उस पर कुछ प्लान करेंगे। अगर यही ब्याज 50,000 होता तो आपके पास बचता 50,000, यही ब्याज 30,000 होता आपके पास बचता 70,000। तो जितना भी ब्याज है उसे निकालने के बाद जो पैसा बच रहा है वो आपका स्पेस है, वो आपका फिस्कल स्पेस है, वित्तीय जगह है आपकी।
और उसके बेसिस पे डिसाइड होगा फिर कि प्रोडक्टिव वर्क कितने होंगे, सैलरीज कितनी जाएंगी, पेंशन्स और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी निभाई जाएंगी, स्कीमेटिक ट्रांसफर्स, केंद्र सरकार किस किस तरह की स्कीम्स चलाएंगी। देश का भाग्य निर्भर करता है इंटरेस्ट कटने के बाद जो पैसा है उसके ऊपर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसे असेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला इंपॉर्टेंट है पेंशन्स एंड सैलरीज। पेंशन्स एंड सैलरीज भी देनी होती है, उनकी फिगर्स फाइनेंस कमीशन ने उस लेवल पर डिस्कस नहीं की हैं अपनी ओपनिंग्स में, और आपको भी ये फिगर ध्यान में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसमें पहला कंपोनेंट इंटरेस्ट पेमेंट का होता है और दूसरा कंपोनेंट पेंशन्स एंड सैलरीज का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल अलग है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या जा रहा है? इंटरेस्ट जा रहा है, पेंशन जा रहा है, सैलरी जा रहा है। इसलिए विशेषज्ञ अक्सर हम हमेशा कहते हैं कि ये देखिए कि सरकार का जो खर्चा है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड में कितना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड में कितना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस पर बहस है, वो हमारे इकोनॉमी के लेक्चर्स में है, वो इकोनॉमी की सीरीज़ है हमारी, उसमें ये बहस है कि पेंशन एंड सैलरीज को खर्चा क्यों बोला जा रहा है। ये भी तो इन्वेस्टमेंट है, आप जब अपने ह्यूमन कैपिटल पे खर्च कर रहे हैं। मैंने इस पर डिटेल डिस्कशन पूरी खुल के की हुई है अच्छे से, वो इकोनॉमी के लेक्चर में आपको भी मिल जाएगा अगर आप उसे अवेल करेंगे तो इस तरह से पेंशन एंड सैलरीज एक कंपोनेंट आ जाता है, ये खर्चे में जोड़ा जाता है। अगला आ जाता है डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो डिफेंस के ऊपर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इसमें दो तरह के खर्चे आ जाते हैं। सबसे पहला खर्चा आ जाता है पे एंड अलाउंसेज ऑफ द फोर्सेज, उसके उनके पेज हैं, अलाउंसेज हैं और सब कुछ उसमें जुड़ जाता है। अगली चीज़ आ जाती है इसमें एसेट मैनेजमेंट। मान लीजिए 100 रुपया इस समय डिफेंस एक्सपेंडिचर में रखा है आपने, 100 रुपीज़ रखा है, उसमें से इस समय हमारे देश में क्या हो रहा है कि जब आप पे एंड अलाउंसेस की बात करते हैं फोर्स की, तो उसमें दो तरह के पे एंड अलाउंसेस आते हैं। पहले हैं 56.9% पे एंड अलाउंसेस ऑफ द फोर्सेज एंड 5.1% ऑफ द पे एंड अलाउंसेस ऑफ द सिविलियंस वर्किंग इन द फोर्सेज। जो फोर्सेज होती है ना हमारे देश की, उसमें सिविलियंस भी वर्क करते हैं, कई तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं जिनसे वो लोकली सर्विसेज अवेल कराते हैं। अगर इस बेसिस पर अगर हम नोटिस करें तो 56 + 5% सीधे सीधे 61% और उधर 0.9 इधर पॉइंट, तो 62% के अराउंड इस समय आपके देश में डिफेंस एक्सपेंडिचर का पे एंड अलाउंसेस पे खर्च हो रहा है। ये बड़ी बात है। आपके पास डिफेंस एक्सपेंडिचर में स्पेस कितना बच रहा है? ओनली 38% का। एसेट मैनेजमेंट की तरफ पैसा बहुत घट चुका है। इसी के ऊपर एक डिबेट चल रही है कि एसेट मैनेजमेंट कैसे होगा डिफेंस के अंदर, क्योंकि पेंशन्स बिल बढ़ता चला जा रहा है, पे सैलरी अलाउंसेस के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बढ़ते हुए बिल में वो जो 100 रुपया डिफेंस के नाम पर एक्सपेंडिचर में गया है, उसका 60-65 रुपया जो माना जा रहा है वो नॉन एसेट मैनेजमेंट खर्चे में जा रहा है, जिससे डिफेंस की हालत बिगड़ रही है। क्योंकि एसेट मैनेजमेंट जब तक नहीं होगा तब तक डिफेंस में सुधार नहीं हो सकता। और इस पे इसी फाइनेंस कमीशन की टर्म ऑफ रेफरेंसेस में स्पेशल रेफरेंसेस हैं, जिस पे मैं इसी लेक्चर में आज अभी डिस्कशन करूंगा कि इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फाइनेंस कमीशन चारों मिलकर के क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे आ जाता है मेजर सब्सिडीज। पहला कंपोनेंट इंटरेस्ट पेमेंट, दूसरा कंपोनेंट पेंशन एंड सैलरीज, तीसरा डिफेंस एक्सपेंडिचर, चौथा सब्सिडीज। सब्सिडीज में देखें तो हमने बात मेजर सब्सिडी की है। इसमें 3 सब्सिडीज मेजर है, फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम। हमारे देश में 3 मेजर सब्सिडीज है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका कि 3 बड़ी सब्सिडीज कौन है, अरेंज करिए। फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर मैं अगर फूड सब्सिडी की बात कर लूँ तो ये 1.84 लाख करोड़ 2019-20 में थी। मतलब लगभग 2 लाख करोड़ के अराउंड तो आपकी अकेली फूड सब्सिडी पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि आप इतने बड़े स्तर पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस को मैनेज करते हैं, आप कितने बड़े स्तर पर एमएसपी प्रोवाइड कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत ही तो आप सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहे हैं और उन्हें बाद में स्टॉक कर रहे हैं। तभी तो आपने फिर अंत्योदय अन्य योजना के तहत या फिर जिसे हम पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स कहते हैं, इन स्कीम्स के तहत आप वो खाना वितरित करते हैं। इसमें केंद्र राज्य दोनों होते हैं। अब समस्या की बात यहाँ पर यह आ जाती है कि अगर वो 2019-20 में 1.85 लाख करोड़ रही है तो असेसमेंट में ये पा रहा है फाइनेंस कमीशन कि ये बढ़ने वाला है आगे बिल, क्योंकि आगे स्लो डाउन का एक असर है, एक स्लो डाउन का असर देखा जा रहा है। रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा, कंपनीज उस लेवल पर बूस्ट नहीं हो पा रही, एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत है, तो ये सब्सिडी बनेगी। और आपके ऊपर मैंडेट भी है फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग। नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSA 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारे देश में लागू है, जिसके तहत सरकारों के लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि उन्हें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ गिवन इन द लॉ, इट इज़ इन द एक्ट ऑल्सो।
तो उसके बिहाफ पर अगर हम देखें तो ये सब्सिडी का बिल हमारा बढ़ने वाला है। इसको घटा तो सकते नहीं आप, क्योंकि आपके ऊपर मैंडेट आता है वाया एक्ट, तो फाइनेंस कमीशन इसमें सुझाव दे रहा है कि इसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि वही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपको कुछ स्पेस दे रहा है। वो स्पेस के तौर पर क्या दे रहा है, वो आपको ये स्पेस दे रहा है कि आप इंक्रीज कर सकते हैं सेंट्रल इशू प्राइस। तो फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी है, इस बात को ध्यान में रखें। फाइनेंस कमीशन सरकार को ये कह रहा है कि इशू प्राइस को बढ़ा दीजिए। जो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो चीज़ें दे रहे हैं, यू कैन इंक्रीज द इशू प्राइस, यू कैन इंक्रीज इट। सपोज फॉर एग्जांपल उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ 4 रुपये कर दीजिए, 5 रुपये कर दीजिए, 6 रुपये 7 रुपये तक कर दीजिए पर केजी के हिसाब से, ताकि बेटर वे में मैनेज हो पाए वो पीडीएस सिस्टम, बेटर वे में मैनेज हो पाए फूड सब्सिडी। अगर फूड सब्सिडी के बोझ से बचना चाहते हैं और सिस्टम क्रिपल डाउन नहीं होना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए, तो जो इशू प्राइस आज आपने रख रखा है अभी भी कहीं 1 रुपये, 3 कैटेगरी में चीज़ें रखी हैं, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये, इस तरह से आप गेहूं की, दालों की और चावल की, इन तीनों की प्राइजेस का इशू प्राइस जो है जिस रेट पे इशू करेंगे उसे बढ़ा सकते हो आप। और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की अवमानना नहीं होगी, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ही रिवीजन का स्कोप देता है। तो वो कह रहे हैं कि अंडर द एम्बिट ऑफ द एनएफएसए यू कैन इंक्रीज द सेंट्रल इशू प्राइसेस एंड इट इज इन द लॉजिक। और अगला वो कह रहे हैं कि द नेक्स्ट प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट इज द वी कैन मैनेज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फूड हैंडलिंग एजेंसीज लाइक द एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन एजेंसी। वो कह रहे हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो ये कह रहे हैं कि इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, जो फूड हैंडलिंग एजेंसी है हमारी, गोडाउन्स आर नॉट कवर्ड, गोदाम इनके कवर्ड नहीं है, जिसकी वजह से लाखों रुपए का अनाज वहीं पर सड़ जाता है, पहली बात। दूसरा, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है किसानों से फसल प्रिकोर करना। आपको मैं आज एक बात बता दूं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है किसानों से फसल प्रिकोर करना, प्रिकोरमेंट सेंटर करता है, लेकिन उसे डिस्ट्रीब्यूशन करना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब राज्य सरकारें क्या करती हैं कि केंद्र सरकार ने प्रिकोर कर लिया, राज्य सरकारें फर्दर लिफ्टिंग नहीं करती हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ऐसे में अनाज एफसीआई के गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन गरीबों को नहीं मिलता। 2011 से शुरू होकर के सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार लताड़ा था सरकारों को, और उस समय यूपीए की सरकार थी, कि अनाज सड़ रहा है फ्री में दे दो कि भूखों को, इतने भूखे लोग पड़े हैं। तब जा करके उस समय में 2013 में जब सरकार जाने लगी थी, जब पता था कि अब जाने लगे हैं, तो लास्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया, एक्ट लाया गया। आपको पता होगा पूरे भारत भर में तब बहुत डिबेट हुई थी कि आपके पास 2009 से 2014 तक का पूरा समय था, आपने फूड सिक्योरिटी एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू क्यों नहीं लाया, आप ऑर्डिनेंस क्यों लेकर के आ रहे हैं जब संसद चल ही नहीं रही है। ये क्रिटिसिज्म था, लेकिन फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अश्योर किया गया था और कहा गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन को मान करके ये कर रहे हैं। तो ये हैंडलिंग का बहुत बड़ा इशू, लीकेजेस आर देयर। रेलवे की बात करें या ट्रक्स की बात करें तो चोरी, अक्सर आप सुनेंगे एफसीआई के गोदामों से, रेलगाड़ियों से या फिर ट्रकों से माल चोरी हो गया, तो लीकेजेस आर देयर। जो किसानों से एमएसपी पर इन्होंने सामान उठाना है, उसमें मॉइस्चर का कंटेंट को लेकर के इतनी ज़बरदस्त इनकी डिस्क्रिशन रहती है, जिसकी वजह से कई किसानों का सामान उठता है तो फेवरेबल ट्रीटमेंट, कई किसानों का सामान उठता ही नहीं है तो अनफेवरेबल ट्रीटमेंट। इसकी वजह से भी मिस हैंडलिंग हो रही है बड़ी ज़बरदस्त। तो ये बताया जा रहा है कि गोडाउन्स आए जहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है सामान, वो वेल शेल्टर्ड हो, वेल कवर्ड हो, टर्पलाइन उसके ऊपर अच्छे से बिछाई हो, टाइमली उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये करने से भी ज़्यादा लोगों का पेट भरोगे पहले से कम सब्सिडी देके। मतलब समझो एक बात को, मान लो कि 100 लोग हैं और उनका पेट भरने के लिए सरकार अभी इकट्ठा कर रही है, पर पर्सन मान लीजिए 100 लोग हैं और हर पर्सन 1 किलो खाता है, सपोज करो, सरकार अभी उनका पेट भरने के लिए इकट्ठा कर रही है 100 किलो, सॉरी 200 किलो। क्यों? सरकार जानती है कि 100 किलो तो मिस हैंडलिंग में ही तबाह हो जाता है, तो 200 किलो इकट्ठा कर रही, तो 200 किलो के लिए खर्चा करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर आप हैंडलिंग कैपेसिटी को ही बढ़िया कर लें, मैनेजमेंट अच्छी कर लें, एफिशिएंट कर लें, तो 100 किलो लोगों का 100 किलो का अनाज पूर्ति करने के लिए हो सकता है आपको सिर्फ 120 किलो ही प्रोक्योर करना पड़े। 80 किलो का खर्चा बचा ना, तो फूड सब्सिडी ऐसे भी तो घट सकती है। देखो 100 लोगों का भी नुकसान नहीं हुआ, उनकी भूख 1 किलो की थी, उनको 1 किलो दिया, बात समझी। किसान से भी आपने अनड्यू प्रोक्योर करके नहीं रखा, जो मार्केट में जाना चाहिए सरप्लस वो मार्केट में चला गया, दूसरी चीज़। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिना कटौती किए आपने जो किसानों को भूखों को दिए बिना कटौती किए भी आपने अपना सब्सिडी बिल कम कर लिया। इससे आप और प्रोडक्टिव चीज़ों में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन सरकारों, वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, पहली बात। और दूसरी बात, सही मायने में भी देश में किसानी को लेकर के देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऐसी हुई नहीं। सरकारें बाउंड हैं अनड्यू और अननेसेसरी प्रोक्योर करने के लिए, क्योंकि अगर वो एमएसपी दे रही हैं
तो उसका रूल ही ये है कि इससे अधिक पर अगर आपको कहीं मिल रहा है तो आप ओपन मार्केट में बेचिए, लेकिन इससे कम पे अगर आपको मिल रहा है तो आप गारंटीड हैं कि आइए और हमें आकर के बेचिए। अब ऐसे में एमएसपी की ऑब्लिगेशन के तहत अगर 100 लोगों का पेट भरने के लिए 100 किलो चाहिए था, अब अगर 300 किलो भी किसान ला के बेच रहा है तो सरकारें मना नहीं कर सकती, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गारंटीड राइट होता है जो आपको देना ही है किसान को, चाहे वहाँ पर आप एक्सेस भी हैं। यही कारण है गोदामों में अनाज पड़ा रहता है, आगे नहीं जा पाता। आई बात समझ में? ये पूरा का पूरा रॉटन सिस्टम है, इसे भी सही करना पड़ेगा, क्योंकि इसी ने मोनोकल्चर को भी प्रमोट किया। किसान सिर्फ वही फसलें उगा रहा है जिस पे एमएसपी है। इनफैक्ट इसकी वजह से दूसरी फसलों को सपोर्ट भी नहीं दिया जा सका सरकारों की तरफ से, क्योंकि जिन फसलों पर सब्सिडी है, जिन फसलों पर एमएसपी है, उन्हीं फसलों को लगाने को लेकर के जो फर्टिलाइजर्स चाहिए, जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स चाहिए, उन्हीं की मांग भी अधिक थी। तो सरकारों का जो सब्सिडी का सारा तरीका था, जो सब्सिडी सरकार इनपुट में देती है, वो इनपुट सब्सिडीज भी पर्टिकुलर उन्हीं क्रॉप्स की तरफ चली गई, तो बाकी की क्रॉप्स सफ़र कर गई भारत में। यही कारण है कि आज विदर्भ का, महाराष्ट्र का और जहाँ पर भी कैश क्रॉप कल्टीवेशन हो रहा है वहाँ किसान फांसी लगा रहा है। कारण वो ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर पॉलिसी में हमारी क्रॉप्स को एमएसपी में नहीं कवर कर रहे। अब देश में एमएसपी एक देवता हो चुका है इस समय में, और नॉन एमएसपी एक दानव बन चुका है। क्यों? क्योंकि एमएसपी हो जाने का मतलब ये होता है कि वो क्रॉप्स बल्क में आएंगी। अब वो बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है तो अल्टीमेटली जो उनमें इनपुट्स लगेंगे, सरकार ये भी देखेगी कि बल्क में कौन सी प्रोडक्शन हो रही है, तो वो देखे तो उनमें जो इनपुट लग रहा है, सरकार फिर सब्सिडी का भी 100 रुपये का 80 रुपये उसी सब्सिडी में लगाया जाए, उन क्रॉप्स को लग रहा है। तो दूसरी क्रॉप्स को सब्सिडी भी नहीं मिल रही, इनपुट्स भी कम मिल रहे हैं, उसमें भी वो कमज़ोर पड़ जा रहे हैं, और उस पर जो पैदा कर दिया, जो प्रोड्यूस कर दिया, उसको एमएसपी भी नहीं मिल रही, मार्केट के चैलेंज पे छोड़ दिया। ऐसे में WTO की गाइडलाइंस, ऐसे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन की बाजार खोलो, देश के बॉर्डर खोलो, विश्व भर से आने दो पदार्थ। ऐसे में फिर आप अक्सर अखबारों में लाइनें पढ़ते हैं कि किसान सरकार की गलत नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय करारों से मर रहा है। गलत नीतियां कि ये सब्सिडी वाली और ये एमएसपी वाली, और लिफ्टिंग नहीं करना राज्य सरकारों के द्वारा। वो कहते हैं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते, वो कहते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, हम बिल किधर से भरे, ट्रक। लिफ्टिंग क्या होता है? ट्रक लाना, ट्रक पे ले जाना और डिस्ट्रीब्यूट करना, राशन शॉप्स को मैनेज करना। वो कहते हैं ये तो हमें देते ही नहीं। फूड इंस्पेक्टर भर्ती करती है ना सारी राज्य सरकारें, तो वो राशन की दुकान पे होते हैं, राशन शॉप्स जिसे हम कहते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप, FPS कहा जाता है इनको। आई बात समझ में? तो वो कहते हैं ये हमसे खर्चा नहीं पूरा हो रहा भैया, या तो आप प्रोक्योर कर रहे हैं तो ये खर्चा भी दे दो हमें, ताकि हम ये भी कर लें। और सरकारें कहती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किधर गया, केंद्र सरकार फिर कहती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किधर गया, वो मिलकर चलने वाला काम किधर गया। पहली बात तो आप सब्सिडी भी प्रॉब्लम में चल रहा है, एमएसपी भी प्रॉब्लम में चल रहा है, लिफ्टिंग भी प्रॉब्लम में चल रहा है, ऊपर से वर्ल्ड ट्रेड लेवल पे आपने अपनी प्रतिबद्धता है कि बाजार ओपन करेंगे, और वो किसान, क्योंकि कैश क्रॉप में वो तो महारत है, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनकी लेबोरेटरीज, और इधर से अपना किसान सब्सिडी लेवल पर हो नहीं रहा, एमएसपी मिल नहीं रहा, और खुले बाजार में उसे नपना है, तुलना है, लड़ना है, फाइट करना है, वहाँ पर ख़त्म है। और ऐसे में सूखा और 4 महीने की केवल बरसात, ऐसे में इरिगेशन नहीं, और ऐसे में सूखे क्षेत्रों में गन्ने की खेती वाया ट्यूबवेल, ज़मीन का पानी खींच लेना, सुखा लेना, और फिर रेलगाड़ी में लातूर में पानी भेज देना। ये जो हम कर रहे हैं, ये बस समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, इसको पूरा ओवरहॉल करना है। तो वो यही कह रहे हैं कि भैया ये घटाने के और भी बहुत तरीके हैं। ये नहीं कह रहे कि फसल कम उठाओ, कम दो, ये कह रहे हैं जितनी ज़रूरत है उतनी उठाओ, और सगों उल्टा ज़्यादा दो लोगों को। तो इसलिए ये 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आ जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार या सब्सिडी को कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जा सके, तो आप यही बताएंगे कि जो हैंडलिंग एजेंसीज हैं उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, और इशू प्राइजेस को भी थोड़ा मार्केट प्राइस के रेलेवेंट लाना पड़ेगा। ये भी बात आपको समझनी, क्योंकि एक तरफ GDP ग्रोथ कर रहे हो, इनकम ग्रोथ कर रहे हो, तो इशू प्राइस भी यू नीड टू अपलिफ्ट, ताकि सिस्टम चल सके। देखिए किसी भी सिस्टम से सर्व आप तब तक होंगे, किसी भी सिस्टम को आप तब तक ही खा सकेंगे जब तक वो सिस्टम चल रहा है। अगर आप सिस्टम ही खा गए तो सिस्टम भी गया और फिर आप भी गए। समझ आई? सिस्टम की सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं, ये तो हो गए हमारे सामने, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, पेंशन सैलरीज हो गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर हो गया, मेजर सब्सिडीज हो गया। इसके अलावा ट्रांसफ़र टू द स्टेट्स ऑन रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट से ही इसी, यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा, सॉरी उस पर जाने से पहले एक रह गया था पॉइंट, ये है अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ऐसा भी लिखा आएगा 1 2 3 4 5 अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? अब तक जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखे उसमें हमने एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा डेट वाला, बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने देखे सैलरीज वाले। तो अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है नॉन सैलरीड, नॉन सब्सिडीज, नॉन डेट वाले एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट सेक्शंस बाय द यूनियन। ना तो आप सब्सिडीज दे रहे हो,
ना ही आप किसी तरह की सैलरीज दे रहे हो, फिर भी आप खर्चा कर रहे हो। वो खर्चा कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया किसान के खाते में सीधा जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। अब ये सैलरी का पार्ट तो था नहीं और ये सब्सिडी का भी पार्ट नहीं है, ये तो सीधा सीधा कैश डीबीटी सभी किसानों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस वजह से अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इस लिस्ट में और क्या आता है, तो आता है अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसमें क्या आ रहा है? नॉन सैलरी और नॉन सब्सिडी वाला कॉम्पोनेंट एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट सेक्शंस बाय द यूनियन। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। लेकिन इसमें भी फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया? फाइनेंस कमीशन कह रहा है कि अगर तो प्रोग्रेसिव ग्रोथ अपनानी है देश में और एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है, तो आपको कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा? आप ये अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले सेगमेंट में, जिसमें आप नॉन सैलरी नॉन सब्सिडी एक्सपेंडिचर करते हो, यूनियन गवर्नमेंट को बोला है, ये यूनियन के खर्चे बात कर रहे हैं ना, उनको बोला है जिसमें आप ये करते हो। दो तरह से फाइनेंस कमीशन डिस्कस होता है, यूनियन और एक स्टेट। हमारा जो टारगेट अभी तक चल रहा है हम यूनियन के हिसाब से कर रहे हैं ना, उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप कर रहे हैं, इस करने में भी आप ध्यान रखें कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे करना है, इसके में भी आप ध्यान रखें आपको एटॉमिक एनर्जी में करना है, इसमें भी आप ध्यान रखें आपको एक्सटर्नल अफेयर्स पे ध्यान देना है, इसमें भी आप ध्यान रखें आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में ध्यान देना है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इसे आने वाले दिनों में इस अदर एक्सपेंडिचर वाले सेगमेंट को ज़्यादा लाभकारी बनाना है, जिससे एसेट फॉर्मेशन हो कंट्री लेवल पर, जिससे स्किल डेवलपमेंट हो कंट्री लेवल पर, जिससे न्यू इंजीनियर्स, न्यू प्रोफेशनल्स, न्यू ग्रेजुएट्स एब्जॉर्ब हो जाएं, जिससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी नीतियां बने, ताकि हमारे लोग शिक्षित लोग हमारे विदेशों में जाके नौकरियां कर सकें और विदेशों से हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ पाए। साइंस एंड अगर आप स्पेस में काम करना चाहते हैं, एटॉमिक एनर्जी में काम करना चाहते हैं, तो यू नीड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हाउ कैन यू परचेज न्यूक्लियर रिएक्टर विदाउट हैविंग अ साउंड एक्सटर्नल अफेयर रिलेशनशिप्स? You want to send your children for the higher education, you want to send your youth for the higher education in Europe, in America, in Russia, anywhere in the planet. For that you have to do collaborations with the universities at international level. You have to do memorandum of understandings, MOUs. You have to work on your ambassadors, your consulates and everything. तो आग देखेंगे तो वीज़ा ऑन अराइवल्स और इस तरह की चीज़ें हमारे देश में चल रही हैं। भारत सरकार बहुत सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशंस कर रही हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, इन क्षेत्रों में काम करिए, एक्सटर्नल अफेयर के क्षेत्र में काम कर रही है, ताकि विश्व स्तर पर क्या चल रही हैं तकनीकें, क्या डिजर्विंग है आने वाली इकोनॉमी। क्योंकि आप एक बात तो मान के चलिए, आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से डिटैच करके देख नहीं सकते आने वाले 20-30 सालों में। और अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज़ समझे बिना अपने देश में घुस करके अपना ही बजट बनाते रहो, अपना ही फाइनेंस कमीशन ले आओ, अपना ही एक लेकर के बैठे रहो इकोनॉमिक सर्वे, और ग्लोबल कंडीशनों का आपको अता पता नहीं चल रहा, तो आपकी जो प्लानिंग होगी वो 2 साल में रिडंडेंट हो जाएगी, बोगस हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें समझ आएँ, उसके हिसाब से सब मिल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, वी ऑल आर लिविंग इन अ विलेज एंड दैट विलेज इज़ अ ग्लोबल विलेज, और हम यहाँ से सबको ग्रो होना है, आगे बढ़ना है। ऐसे में आपको ये करना पड़ेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अदर एक्सपेंडिचर में जरा इन क्षेत्रों पर आप ध्यान दीजिए। आप पहले लेक्चर से अब लेक्चर तक ये समझ लीजिए कि फाइनेंस कमीशन सिर्फ पैसे का वितरण नहीं करता, वो पाई पाई कैसे देश के विकास में खपे, कैसे सार्थक तरीके से पैसा लगे, कैसे सरकारें यूथ की एम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी के एलिवेशन वाली डिमांड को, कैसे सरकारें फार्मर सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, एक्सटर्नल सेक्टर की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर की, सबकी मांगों को ध्यान में रह करके एक एक चवन्नी खर्च होती है। ये फाइनेंस कमीशन इसलिए 2-2, 2.5 साल सारे स्टेक होल्डर, सारी राज्य सरकारें, सारे एक्सपर्ट कमेटीज़ के साथ डिस्कशन करता है। ये केवल इतना नहीं है कि इतना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ 41% राज्यों को दे दो और उनमें 12%, 4%, 3% ऐसे सब राज्यों में बांट दो। दिस इज नॉट द गेम। इट इज़ अ गेम दैट हाउ टू यूटिलाइज दैट मनी दैट वी आर हैविंग इन द पर्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आ जाता है रेवेन्यू अकाउंट पे ही एक खर्चा और पड़ता है आकर के केंद्र के, वो है ट्रांसफ़र टू द स्टेट्स ऑन रेवेन्यू अकाउंट। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अक्सर पढ़ते हैं लिखने में, सिर्फ अखबार में जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह से लिखा आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक ही लाइन के अंदर सब लिख दिया जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन, सैलरीज, डिफेंस एक्सपेंडिचर, मेजर सब्सिडीज, अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड ट्रांसफर्स टू द स्टेट्स ऑन रेवेन्यू अकाउंट। लेकिन तब आपके बैकग्राउंड में मूवी चलेगी पूरी, क्योंकि आपने ये पढ़ा है खोल करके। तो उसमें ट्रांसफर्स टू द स्टेट्स ऑन द रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आ जाता है पहला ट्रांसफ़र, स्कीमेटिक ट्रांसफ़र, स्कीम्स, स्कीमेटिक ट्रांसफ़र। स्कीमेटिक ट्रांसफ़र में 2 सब हेडिंग्स बनती हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, एक होती है जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है, और दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। वो स्कीमें जिन्हें सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे 60-40, जैसे 80-20, जैसे 75-25, जैसे 50-50, इस तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है।
उसमें भी सरकार को पैसा ट्रांसफ़र करना ही हो गया, स्कीम के तहत दिया गया पैसा, स्कीमेटिक ट्रांसफ़र। और दूसरा कुछ प्योरली सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है, लेकिन सेंटर लागू कहाँ करेगी, हवा में। सेंटर का तो कुछ है ही नहीं, राज्य तो राज्यों के होते हैं, तो राज्य सरकारों के होते हैं। अगर सरकार कुछ योजना लागू करना चाहती है, कि मान लीजिए सरकार सर्व शिक्षा अभियान लेकर के आना चाहती है, और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में एजुकेशन देना चाहती है, सपोज कीजिए सेकेंडरी में, तभी नहीं प्राइमरी में, तो उसके लिए वो स्कूल तो राज्यों में ही है ना भैया, वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम लागू तो राज्य ही करेंगे। राज्यों को लागू करने के लिए पैसा नहीं देंगे तो लागू कहाँ से करेगा वो। इसलिए सेंट्रली सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये हो गए स्कीमेटिक्स ट्रांसफर्स। और ये कवर होते हैं ट्रांसफर टू द स्टेट्स ऑन रेवेन्यू अकाउंट। तो ये भी खर्चा रेवेन्यू अकाउंट पे जाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं रेवेन्यू अकाउंट को इतना बुरा मत मानो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इतना वीक सेंस में मत देखो कि सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं। जब वो ये कहेंगे तो वो किस कॉलम की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर टू द स्टेट। और याद होगा मैंने बजट का चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि चलिए अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये भी जोड़ लें कि लगभग 2.65 लाख करोड़ राज्यों को दिया गया है स्कीम रिलेटेड, जिसके तहत वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे, तो भी जोड़ लीजिए तो बनता है 22.5%। याद आई मेरी वो लाइन बजट वाली। तो कुल मिलाकर के जो क्रिटिक्स हैं, जो उनको क्रिटिक करते हैं, जो ये कहते हैं कि सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिनके तहत निर्माणकारी कार्य होते हैं, वो उस समय इसकी बात कर रहे होते हैं, जैसे स्कीमेटिक ट्रांसफर। क्योंकि इसके तहत, चाहे मैंने सर्व शिक्षा अभियान की बात कही थी, बोर्ड लगेंगे ना भैया, टीचर भर्ती होंगे ना, स्कूल बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन बिल्डअप किया तो सही, ये क्या हो रहा है, तो वो कह रहे हैं ये भी तो कोई निर्माणकारी कार्य है भैया, इसको भी देख लो तुम। आई बात समझ में। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली सेक्टर्स, पहली हेडिंग स्कीमेटिक ट्रांसफर, किसके अंदर, ट्रांसफर टू द स्टेट ऑन द रेवेन्यू अकाउंट। दूसरी जीएसटी कंपनसेशन, राज्यों को ये भी ट्रांसफर करना। मैंने वादा किया था, मैंने कहा, मैंने वादा नहीं, केंद्र सरकार ने वादा किया था राज्य सरकारों से 2017 में कि 5 साल तक तुमको जीएसटी में जो तुम्हें घाटे लगेंगे जीएसटी लागू होने की वजह से, उसके तुम्हें कंपनसेशन देंगे। मैंने फाइनेंस कमीशन में अच्छे से समझाया। उसके तहत अब जिन जिन राज्यों को घाटा लगता है तो कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा, तो वो दिया जा रहा है। अगला है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। अब ये भी देनी जरूरी है, ये नहीं देंगे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, क्योंकि ये तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अंदर ही आता है कि जिन जिन राज्यों की आमदनी उन राज्यों के खर्चों से अधिक है, कम है, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो वो तो रेवेन्यू डेफिसिट में चले गए, ऐसे में उन्हें भी ग्रांट देनी जरूरी है, तो वो भी इसी में आता है। अगला है ग्रांट टू द डिजास्टर रिलीफ फंड, डिजास्टर रिलीफ पर्पस के लिए भी ग्रांट देनी जरूरी है। अगला है ग्रांट टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी केंद्र की तरफ से ग्रांट दी जाती है। अगला आ जाता है अदर ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन। अब ये सारा जोड़ करके स्कीमेटिक ट्रांसफर, जीएसटी कंपनसेशन, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, सेंटर फॉर डिजास्टर रिलीफ, ग्रांट फॉर डिजास्टर रिलीफ, ग्रांट टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अदर ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन, ये सारा जोड़ करके 2019-20 का बजट एस्टीमेट ये कहता था कि ये 5.96 लाख करोड़ होने वाला है। 2019-20 के बजट एस्टीमेट में ये दिया गया था। 2019-20 मैंने 2019 1 अप्रैल से शुरू होकर के 2020 31 मार्च तक, लेकिन फाइनेंस कमीशन को रिकमेंडेशन देनी है 2020-21 के लिए, 2020 1 अप्रैल से 2021 31 मार्च तक। लेकिन फाइनेंस कमीशन अब यह क्या कह रहा है कि वो 5.96 लाख करोड़ जो उस बजट एस्टीमेट में रखा गया था ना, क्योंकि आप बात को समझिए कि इस बार फाइनेंस कमीशन ने दिसंबर में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट कर दी थी, लेकिन इस बार का बजट तो फरवरी में आ रहा है, फरवरी में आ रहा है ना, वो तो अब आ रहा है ना। तो वो पहले ही फाइनेंस कमीशन ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि हमारा असेसमेंट ये है कि ये 7.22 लाख करोड़ रहने वाला है 2020-21 में। कौन सा, ये ट्रांसफर टू द स्टेट्स इन द रेवेन्यू अकाउंट, ये 7.22 लाख करोड़ रहने वाला है, पिछली बार से कहीं गुना ज़्यादा, 5.96 लाख करोड़ से 7.22 लाख करोड़ 2020-21 में। कारण है वाई का आंसर करते हैं। सबसे पहला ए, कि अब ये इतना क्यों रहने वाला है,